नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार में किसे क्या मिला, यानी बिहार के जो शख्स जो सांसद मंत्री बने हैं उन्हें किन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, अब मंत्रालयों की पूरी सूची आ गई, क्या कुछ मैसेज है बिहार के लिए? नहीं, देखिए उदय जी, निश्चित तौर पर बिहार को जो मंत्रालय मिला है उसमें मैं आपको बताऊं कि ललन सिंह जो हैं उनको पंचायती राज विभाग एवं पशु एवं मत्स्य मंत्रालय जो है वो दिया गया है। जेडीयू कोटे से वो बिलोंग करते हैं। जीतन राम मांझी को लघु उद्योग मंत्रालय जो है वो दिया गया है, यानी कि एमएसएमई जो है वो उनको दिया गया है। इसके अलावा चिराग को जो है वो खेल मंत्रालय जो है यह दिया गया है। तो ये तीन जो है वो बिहार से जो महत्वपूर्ण जो कि कैबिनेट में है, इन लोगों की सूची अभी जो आई है उसमें ये सूची मतलब तीन लोगों को जो है ये अभिवृद्धि दिया गया है। और इसके अलावा जो सूची आई है उसमें अभी फिलहाल बिहार के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, 5 मंत्री, उनके अभी नामों की जानकारी जो है वह फिलहाल अभी नहीं मिल पाई है कि बिहार के और किन लोगों को क्या मिला है। यहाँ गिरिराज सिंह को कपड़ा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी गई है। गिरिराज सिंह जो है वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उनको दी गई है। तो कुल 4 मंत्रियों के नाम जो हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन चारों का नाम जो है वो क्लियर कर दिया गया है कि किन किन को क्या क्या जो है वो विभाग दिया गया है। इसके अलावा जो 4 और जो राज्य मंत्री हैं उनके नाम का अभी तक क्लियर जो नाम जो मंत्रालय की तरफ से जो उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है वो नाम अभी तक उनका नहीं आया है सामने। लेकिन जो ये 4 मंत्री हैं उस 4 में से एक बार फिर से आपको बता दें कि ललन सिंह जो है उनको पंचायती राज विभाग एवं पशु एवं मत्स्य मंत्रालय जो है वह दिया गया है। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री यानी कि कपड़ा विभाग का मंत्री उनको बनाया गया है। चिराग पासवान को खेल मंत्रालय ये दिया गया है। और चौथे जो जी बिल्कुल, उन्हें फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज भी दी गई है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण की भी जिम्मेदारी दी गई है, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजीव जी, नहीं, देखिए ये जो जानकारी मिल रही है उसमें जो है वो खाद्य प्रसंस्करण, चूंकि खाद्य प्रसंस्करण में पहले भी रामविलास पासवान जो है वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद आपको याद होगा कि पशुपति पारस जब कल पिछली सरकार में जब मंत्री थे तो उनको भी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो है वो बनाया गया था। तो चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं खेल मंत्री जो है ये बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान का जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा पोर्टफोलियो है। एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उनको चिराग पासवान को जो है वह दी गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार के जो 4 मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन चारों मंत्रियों को बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग जो है वो दिए गए हैं। क्योंकि ललन सिंह को भी जो विभाग दिया गया है जी वो बड़ा विभाग है। आप अगर देखें पंचायती राज विभाग तो, और चूंकि पंचायत जो होती है वह एक सरकार का एक छोटा पार्ट होता है, तो पंचायती राज विभाग इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पता है कि बिहार सहित पूरे देश में जो है वो किस तरीके से पंचायती राज को और मजबूत किया जाए। और केंद्र सरकार जो राशि रिलीज करती है गांवों के विकास के लिए, वह राशि हूबहू किस तरीके से पहुंचे पंचायतों तक। तो एक बड़ा विभाग है और एक बड़ी बिहार के लिए इसे एक बड़ी सौगात कहा जा सकता है। और देखिए, रामनाथ ठाकुर को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है। यह भी बिहार के लिए एक बड़ी सौगात है। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि देखिए राज्य मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर और उनको जो है वो कृषि विभाग के अधीन जो है वो रखा गया है। तो राज्य मंत्री का जो पोर्टफोलियो होता है, जहां तक मैंने देखा है कि राज्य मंत्री जो है वो बेसिकली केंद्र में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उस कंसर्न डिपार्टमेंट के, उसको फॉलो किया जाता है राज्य मंत्री के द्वारा। तो लेकिन उसके बावजूद रामनाथ ठाकुर को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बिहार से दी गई है। जदयू कोटे से 2 मंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें कि एक ललन सिंह है और एक रामनाथ ठाकुर है। तो ललन सिंह चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं और रामनाथ ठाकुर जो हैं राज्य मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर जेडीयू के कोटे में दोनों जो है वो महत्वपूर्ण विभाग
दी गई है। और हालांकि ये जो विभाग का जो बंटवारा हुआ है उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है, क्योंकि नीतीश कुमार के कंसर्न से ही ये विभाग जो है वो बांटा गया है। और पहले ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह को जो है वो रेल मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन रेल मंत्रालय नहीं दिया गया, तो पंचायती राज विभाग जो दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री के इनिशिएटिव के बाद ही पंचायती राज विभाग जो है वो ललन सिंह को दिया गया है, और जो रमानाथ ठाकुर को दिया गया है ये भी काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय है। जी बिल्कुल। और नित्यानंद राय को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, गृह राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया है। नहीं, देखिए आपको याद होगा उदय की पिछली सरकार में भी, यानी कि 2019 से 24 तक जो सरकार थी उसमें भी नित्यानंद राय जो है वो गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे और अमित शाह गृह मंत्री हुआ करते थे। तो उनके पोर्टफोलियो को सेम रखा गया, यानी कि अमित शाह गृह मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्री, पिछली सरकार में 2 गृह राज्य मंत्री थे। अभी पूरा लिस्ट मेरे पास अभी तक पूरी सूची जो है वो नहीं आई है, तो इसमें देखना है कि 2 गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं या फिर एक ही गृह राज्य मंत्री हैं। लेकिन जो एक मंत्री हैं गृह राज्य मंत्री, उसमें नित्यानंद राय को दिया गया है, यानी कि उनके पुराने पोर्टफोलियो को ही जो है वो रखा गया है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी, चूंकि गृह विभाग के अधीन कई बड़ी जिम्मेदारियां होती है देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई, तो बिहार को एक और बहुत ही अच्छा मंत्रालय आप कह सकते हैं कि फिर से दिया गया है। जी उदय। बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए राजीव जी तो बिहार के लिए यह भी बड़ी सौगात है कि ललन सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई है पशुपालन, मत्स्य पालन और इसके साथ साथ पंचायती राज मंत्रालय की, और खासकर इन बातों का ध्यान रखा गया होगा कि अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। नहीं, देखिए ये पूरी तैयारी 2025 के विधानसभा चुनाव को ही देखते हुए की गई है, क्योंकि इसमें कहीं कोई इफवट नहीं है। और यही वजह है कि बिहार से 8 मंत्री भी जो है वो बनाए गए हैं। और जब कैबिनेट का फिर से विस्तार किया जाएगा तो मुझे लगता है कि 2 मंत्री और बिहार से जो है वो निश्चित तौर पर बनेंगे, क्योंकि अभी 71-72 मंत्री ही बने हैं और 80 या 82 का पूरा कोटा होता है केंद्र सरकार का। तो उसमें जब एक्सटेंशन किया जाएगा तो मुझे लगता है कि 2 और जो मंत्रालय, 2 और मंत्री जो है वो बिहार के कोटे से बनाए जाएंगे, क्योंकि 2025 में बिहार को साधना जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी या फिर जेडीयू की। और यही वजह है कि आप देखे होंगे कि जो एक्सपेंशन किया गया है, जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया है, उसमें उन राज्यों को ज़्यादा तवज्जो दी गई है जहां पर कि चुनाव होना है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। हरियाणा और महाराष्ट्र में आपको पता है कि वहाँ चुनाव होना है इसी साल, झारखंड में भी इस साल चुनाव होना है आपके भी प्रदेश में, और बिहार में अगले साल चुनाव होना है। तो निश्चित तौर पर जो मंत्रालय की जो रूपरेखा तय की गई है वो इसको ध्यान में रखते हुए तय की गई है, ताकि आने वाले दिनों में इसका लाभ जो है वो बीजेपी और जो एनडीए के जो घटक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, वो सहयोगी दल इसका लाभ जो है वो आने वाले वक्त में ले सकें। जी उदय जी। बिल्कुल, और इन तमाम समीकरणों का ध्यान रखा गया है। देखिए एक और सूची आ गई है जिसमें नामों का स्पष्ट किए हुए राजभूषण निषाद, उन्हें जल शक्ति राज्य मंत्री बनाया गया है। सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खनन राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। यानी कुल मिलाकर बिहार को ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए रखा गया, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं राजीव जी। नहीं, देखिए जल शक्ति जो मंत्रालय है वो बिहार के लिए वो डिमांड भी बिहार से की गई थी, क्योंकि आपको ये पता है कि बिहार में जो है वो नदियों का एक तरीके से काफ़ी, बिहार में जो रिवर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो है उन रिवरों को किस तरीके से एक साथ जोड़ने की जो बात है वो लंबे समय से केंद्र सरकार से मांग भी की जा रही थी नीतीश कुमार के द्वारा, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी जा रही थी। तो मुझे लग रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय जो है वो बिहार के नेता चाह भी रहे थे कि बिहार को जल शक्ति मंत्रालय जो है दिया जाए, और राजभूषण निषाद जो है वो उनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। तो बिहार में जो बड़ी संख्या में जो नदियां हैं उन पर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। और जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार का कि बिहार की तमाम नदियों को जोड़ा जाए एक दूसरे से, हो सकता है कि उस पर इनिशिएटिव सरकार ले, केंद्र सरकार ले। और जो सतीश चंद्र जो दुबे हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से, ब्राह्मण का एक बड़ा चेहरा है, उनको जो खनन विभाग दिया गया है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि देखिए इसको आप किसी भी प्रदेश से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। बेसिकली जो भी केंद्र में मंत्री होते हैं उनके अधीन पूरे देश की जिम्मेदारी होती है, देश के उस कंसर्न विभाग की जिम्मेदारी होती है,
और उनको उन विभाग की जिम्मेदारियों पर खरा उतरना होता है। तो बिहार के जो 8 मंत्री हैं वो 8 मंत्रियों की सूची जो है वो आ गई है। तो निश्चित तौर पर 8 मंत्रियों को काफी महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। खास करके जो 4 कैबिनेट मंत्री हैं उन चारों को बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो अब देखने वाली बात यह हुई कि वाकई में ये जो मंत्री बने हैं इस बार, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। अगर आप नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह को छोड़ दें तो बाद बाकी जो 6 चेहरे हैं वो पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। तो इनके ऊपर बड़ी एक जिम्मेदारी होगी, जिसमें जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी होगी। ललन सिंह हो चाहे फिर वो चिराग पासवान हो, चुके पहली बार ये दोनों कैबिनेट मंत्री बने हैं या फिर पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। तो अब किस तरीके से ये लोग अपने मंत्रालय का सदुपयोग करते हैं, किस तरीके से अपने मंत्रालय के माध्यम से बिहार को उसका लाभ दिलवा पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखने वाली बात होगी। और जैसा हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि 2025 में चूंकि विधानसभा चुनाव भी होना है और उसको भी ध्यान में रखना है, और चिराग के सामने के पास तो बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, खाद्य प्रसंस्करण और खेल एवं युवा विभाग है। तो खेल विभाग में आप हैं तो आज तक बिहार में एक स्टेडियम नहीं है, इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है। तो निश्चित तौर पर चिराग से लोगों की उम्मीदें होंगी, बिहार के खिलाड़ियों की उम्मीदें होंगी कि कम से कम जब चिराग आए हैं तो यहाँ पर एक स्टेडियम निश्चित तौर पर वो बनवाएंगे, एक स्टेडियम निश्चित तौर पर वह लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब चूंकि आज तो पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अब आगे मंत्रालय किस तरीके से काम करता है और जो बिहार के 8 मंत्री हैं वो किस तरीके से अपने विभाग की जिम्मेदारियों को संभालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा। जी उदय जी। बिल्कुल राजीव जी, चलिए अब कहा जा सकता है कि एक तरह से जातीय समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है, महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं और खासकर ललन सिंह को यह मौका दिया गया है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन उद्यमों से वो जोड़ सकें, रोजगार दे सकें और बिहार की तस्वीर बदलने की कोशिश भी वो कर सके। शायद नीतीश कुमार की तरफ से मांग की गई होगी या कहा गया होगा कि ऐसा कोई मंत्रालय दीजिए जिससे बिहार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, और वही दिखाई दे रहा है राजीव जी। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहां के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।